तो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कि बेसिकली देखें इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी किस्म के फिनोमेना आप अपनी फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी कौन सी है जी? तो यानी मैटर, ठीक है। तो देखें दूसरी कैटेगरी क्या है जी? एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। तो देखें जी कि व्हाट इज़ मैटर। यानी इस पूरी यूनिवर्स में दो किस्म की ही चीज़ें जो इंसान है वो अपनी पांच सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकता है। तो पहली वो चीज़ कौन सी है जी? मैटर। तो मैटर क्या चीज़ होती है जी? वो सारी चीज़ें जो बेसिकली मैस कंटेन करती हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है, वो मैटर कहलाती हैं। सही है। अब मैस से क्या मुराद है? तो मैस किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है जी? उसका मैस है। अगर कोई चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो वो क्या कहलाएगा जी? वो मैटर कहलाएगा। सही है, क्योंकि वो मैस, उसका वो पार्टिकल क्या है? मैस है, ठीक है। अब देखें कि आम तौर पे अब वो पार्टिकल बहुत छोटे भी हो सकते हैं और हमें मतलब अपनी फाइव सेंसेस से हम उनको नहीं देख सकते, तो फिर हमें उनको माइक्रोस्कोप वगैरह या इस तरह की टेक्नोलॉजी से मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो मैटर नहीं है। अगर वो बेसिकली मैस रखे होंगे, उसका मैस होगा तो वो मैटर भी होंगे, ठीक है। लाइक बैक्टीरियाज एयर जो गैसीय स्टेट में और आपको आमतौर पर नज़र नहीं आती, तो वो भी मैस कंटेन करती है, ठीक है। तो दूसरी जो बात है जी वो ये है कि स्पेस, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कंटेन करे जी? स्पेस ऑक्यूपाई करे। सही है। अब देखिए स्पेस से क्या मुराद है? तो जो भी चीज़ मैटर होगी वो स्पेस ज़रूर ऑक्यूपाई करेगी। लाइक आपकी बॉडी जो है उसकी अपनी स्पेस है और उस स्पेस की जगह कोई दूसरा मैटर नहीं आ सकता क्योंकि वो उसकी स्पेस है, ठीक है। अब देखें ऊपर हमने एक एग्जांपल ली थी जी कि एयर की, तो एयर भी बेसिकली एक हमारे पास मैटर है, ठीक है। उसकी भी स्पेस होती है। आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि यानी जब आप बलून को इन्फ्लेट करते हो, फुलाते हो, तो बेसिकली वो जो बलून फूलता है वो सारी एयर की स्पेस है, ठीक है। क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो एक डिस्प्लेस आसानी से हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें वो ये फिनोमेना उनमें नज़र नहीं आता कि स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक मतलब ये भी जहन में एक चीज़ आ सकती है कि हम एयर की जगह तो बैठे हुए नहीं, एयर की जगह बेसिकली हम नहीं बैठे हुए, तो जिस जगह पे हम हैं उधर से एयर जो है ना वो बेसिकली डिस्प्लेस हो गए क्योंकि उनके पार्टिकल के दरम्यान में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम दूसरी बात करेंगे जी। देखें जी एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ एनर्जी एंड सेकंड फिनोमेना इज एनर्जी। तो इसमें भी अब हम बात करें तो मैटर, ठीक है। तो कोई भी मैटर अगर देखें 300,000 जो है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड गेन कर लेते हैं ना मैटर, तो वो बेसिकली एनर्जी बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम मैटर की बात ही कर रहे हैं, उसमें भी मैटर की बात करें तो ये क्या बात हुई जी? देखें सिंपल है कि मैटर एनर्जी किसी एक लेवल पे एक ही चीज़ के दो रो हैं, ठीक है। और वो लेवल वाला क्या कहलाता है? सिंगुलैरिटी लेवल कहलाता है। मैटर एनर्जी कोई नहीं, वो तमाम मैटर जिन्होंने ये स्पीड गेन कर ली थी वो एनर्जी बन गए हैं। लाइक देखें कि आप लाइट इज़ द एनर्जी, तो उसके अंदर पता है आपको जो फोटोन्स है, ठीक है, फोटोन्स, फोटोन्स, ठीक है, उन्होंने ये भी मैटर है, ठीक है, मैस और सॉरी पार्टिकल्स हैं जिन्होंने 300,000 और इसे स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट स्पीड है और अभी तक यूनिवर्स की सबसे तेज़ स्पीड है। तो इन्होंने ये वाली स्पीड गेन की हुई, इसी वजह से हम लाइट को एनर्जी कहते हैं। और फिर एक दूसरी एग्जांपल ले तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्होंने ये वाली स्पीड जो है वो गेन की होती है। सही है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी और बहुत एक फेमस पता है आपको एक यानी इक्वेशन है जी किसकी? आइंस्टाइन की, ठीक है, जिसमें उसने मैटर और एनर्जी का दोनों का रिलेशन आपस में बताया था कि जो आपके पास है ना एनर्जी, ठीक है, वो इक्वल होती है मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इससे भी ये बात समझ जाते हैं कोई भी मास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट गेन अगर कर ले तो वो एनर्जी बन जाता है। सही है। तो ये मैथ्स जो है ना अभी इस इक्वेशन के हिसाब से मैथ्स का थोड़ा होना ही मतलब जो हम एनर्जी जिनको हम आमतौर पे देखते हैं, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल आपने देखे हैं फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, ये बहुत 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 छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी भी एनर्जी आप ऑब्जर्वेबल होती है, आप देखते हो कि ये वर्क करती हैं और यानी आपको इनकी एग्जिस्टेंस फील होती है, ठीक है। अब आप इसको तसव्वुर करें, ज़रा सोचिए, इमेजिन करें
कि अगर मैथ्स इनसे बहुत ज़्यादा हो, लेट्स से आपके हाथ में जो पकड़ी पेंसिल है, ठीक है, अगर ये ही अगर स्पीड ऑफ लाइट गेन कर ले तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होके इसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। ये इतनी एनर्जी होगी कि लाइक आपकी जो पेंसिल हाथ में पकड़ी, अगर ये लाइट ऑफ स्पीड गेन कर ले तो ये इतनी एनर्जी होगी कि आपकी जो ज़मीन है इसको ये डिस्ट्रक्ट कर सकती है, ये इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये थे जी दो फिनोमेना जो यूनिवर्स में हम आम तौर पे ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बात कर रहे हैं कि देखिए हम तो पढ़ रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली फिर केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। इससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो हमने चलें डिस्कस करते हैं कि देखें ये जो मैटर और एनर्जी का जो स्टडी है ना, सही है, इसको हम फिज़िक्स कहते हैं, सही है। तो फिज़िक्स इज़ दी स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और इसमें हम फिज़िक्स की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे चल के हम बात करते हैं। तो चलें जी आगे करते हैं जी। तो देखें जी कि तो देखें जी अब हम बात करेंगे जी, ठीक है, तो केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अब केमिस्ट्री क्या चीज़ है, सही है। तो अगर मैटर और एनर्जी की जो स्टडी है वो फिज़िक्स कहलाती है, तो सिर्फ मैटर की जो स्टडी है ना, ठीक है, डेप्थ स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैटर की जो डेप्थ स्टडी है, स्पेसिफिक स्टडी है, ठीक है, जिसके अंदर मैटर को हम बड़े डेप्थली इसको स्टडी करते हैं, तो वो किस में करते हैं जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, सही है। तो देखें जी बेसिकली अब मैटर को कैसे स्टडी किया जाता है, सही है। तो मैटर को हम इस तरीके से स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को स्टडी किया जाता है, और कंपोजिशन ऑफ मैटर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जी प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की, उसको हम स्टडी करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास दो किस्म की होती हैं, सही है। वो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे पास होती हैं, देखें जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिजिकल, एंड सेकंड वन इज़ दी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सही है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा, माइक्रो एंड मैक्रो, सही है। इसी तरह जो बेसिकली कंपोजिशन है जी, वो क्या है जी, आगे हम जिक्र करते हैं इस चीज़ का। तो देखें जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से क्या मुराद है, ठीक है। तो मैटर के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह, ठीक है, तो इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं, सही है। उसका कलर हो गया, ठीक है, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हम जिस जिन प्रॉपर्टीज़ में मैटर की स्टडी करते हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद क्या है कि कोई जो मैटर है ना वो किन एलिमेंट से, किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है। लेट्स से वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि दो दो जो है ना, बेसिकली दो एटम जो है हाइड्रोजन होगा, और एक एटम जो है वो बेसिकली आपके पास है ऑक्सीजन का, जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। अब देखें जी स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। तो किसी भी मैटर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर होता है जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आता, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं, सही है। तो देखें जी अब जैसे आप वुड देखते हो, लकड़ी देखते हो, सही है। तो लकड़ी आपको जो ज़ाहरी तौर पे जो जिस तरह नज़र आ रही है ना, तो वो भी उसका एक स्ट्रक्चर होगा, लाइक मतलब लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, वट जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल हो सकती है, ठीक है। तो वो बेसिकली उसका मैक्रो स्ट्रक्चर है, सही है। लेकिन अगर आप देखते हैं जी ये वुड के अंदर बेसिकली कौन से एलिमेंट है, या इस एलिमेंट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह के अलाइन हुए हैं, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आती, तो वो स्ट्रक्चर जो है ना किसी भी मैटर का, वो क्या कहलाता है जी, माइक्रो स्ट्रक्चर कहलाता है, सही है।
इसी तरह कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन से मुराद वही है कि कोई भी जो मैटर है वो किन किन चीज़ों से, किन एलिमेंट से, बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। लाइक मैंने पीछे एग्जांपल जैसे दिया आपको, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, जहाँ पे दो जो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और एक ऑक्सीजन का, तो फिर ये क्या बनता है जी, हमको पास वाटर बनता है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप डिफरेंट चीज़ों इस यूनिवर्स में मौजूद जो मैटर्स हैं उनको जब इस तरह स्टडी करते हो तो आप किसके अंदर वर्क कर रहे हो जी, केमिस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, अब हम चलेंगे, अब हम बात करेंगे जी अ, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो मैटर का स्ट्रक्चर है जी, ठीक है, वो हमारे पास लेकिन सारे जो तमाम मैटर है ना, सही है, वो तीन किस्म के स्पीशीज से मिलकर बने हुए हैं, तीन किस्म के पार्टिकल हैं, ठीक है। वो तीन किस्म के पार्टिकल कौन कौन से हैं? सबसे पहले जी आपके पास प्रोटॉन, ठीक है, चले पूरा लिख लेते हैं जी, प्रोटॉन, ठीक है। एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रॉन। तो ये वो बेसिक एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट कह रहा हूँ, ये पार्टिकल्स हैं जिनसे तमाम दुनिया में इस कायनात में मौजूद मैटर मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और प्रोटॉन पे बेसिकली आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो शुरू शुरू में ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी तरह नहीं रैंडमली आपको यानी कहीं भी मिल जाते हैं और ये मिल गए हैं और फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। इससे पहले ये एक और चीज़ बनाते हैं जी, एक ये मिलने से एक चीज़ बनती है जो सारे मैटर में वो मौजूद होती है, ठीक है। इनका कम्बिनेशन अलग अलग होके वो जो चीज़ है, वो यूनिट जो है वो अलग हो जाता है इनका कम्बिनेशन अलग होने से, लेकिन ये बेसिकली हर मैटर में मौजूद होंगे और एक मिलके एक यूनिट बनाएंगे जिसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, सही है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सारे मैटर इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ये पार्टिकल पहले एक और लेवल पे एक चीज़ बनाते हैं जिसे कहते हैं जी एटम कहते हैं। और तो हम ये कह सकते हैं जी कि आपके पास जो है किसी भी मैटर का जो बेसिक यूनिट है ना वो क्या है जी, एटम है, ठीक है। पहले शुरू में ऐसा नहीं था, ठीक है, ये मैं पहले भी बात आपसे करने लगा था कि शुरू में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आपको पता है जी, एक केमिस्ट थे जी, डाल्टन, ठीक है, डाल्टन। तो डाल्टन ने एक सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दी थी, उसने कहा था कि जो बेसिकली सारे जो मैटर है ना, उसने कहा था कि लेट से आप अगर एक कोयला ले लेते हो, ठीक है, तो उसको ब्रेक करते हो, ठीक है, तो उसके छोटा पार्टिकल लेते हो, फिर उसको भी ब्रेक करते हो, फिर उससे जो छोटा पार्टिकल आता है फिर उसको भी ब्रेक करते हो, फिर छोटा पार्टिकल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इवन वो लास्ट पार्टिकल जो मज़ीद ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है। तो शुरू शुरू में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसने अपनी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि वो पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, यानी इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। तो उसने कहा था कि तमाम जो एटम है ना, सॉरी तमाम जो मैटर है ना, ये इस इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इनडिविजिबल को ग्रीक के अंदर क्या कहते हैं जी, एटमोस कहते हैं, ठीक है, एटमोस। तो फिर उधर से ही इंग्लिश के अंदर ये वर्ड एटम का लाना शुरू हो गया, यानी जो मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस वक्त तक ये बात थी कि तमाम मैटर जो है वो एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको उस वक्त क्या कहा गया जी, एटम कहा गया, ठीक है। फिर बाद के अंदर जी, बाद में ऐसा हुआ कि बड़े सारे साइंटिस्ट ने अपने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो की, तो उन्होंने ये बात प्रूव की कि ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल यानी एटम है, ये भी मज़ीद जो है डिवाइड हो सकता है। वो आगे चल के हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ जो है बातें इधर क्लियर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि देखें जी, क्या कहते हैं, सबसे पहली बात ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एकदम लिख लेते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है, उतने ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तादाद में एक जैसे होते हैं, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कोई देखें कि
दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस वर्ड ही सेंटर से निकला हुआ है, सही है। तो सेंटर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व क्यों करता है, सही है। उसकी वजह ये है कि देखें कि प्रोटॉन और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज, ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं जिसे क्या कहते हैं, अट्रैक्शन की फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब इसी तरह जो सेम चार्जेस होते हैं, सही है, नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। ये कौन सी फोर्स है, ये रिपल्शन की। तो सेम चार्जेस एक दूसरे पे रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव नेगेटिव भी हो, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो यही वजह है कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, ये अट्रैक्ट करते हैं और खींच के रखते हैं, और इनके अंदर एक फोर्स आ जाती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को इस जो है ना, इस लेवल से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यही जो लेवल है जी, ये इसका एनर्जी लेवल कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन इधर ही इसी लेवल पे रिवॉल्व करेंगे इसके गिर्द। तो ये जो फोर्स है ना, जो इसको अट्रैक्ट करके रखती है और बाहर नहीं जाने देती, पता है फिजिक्स के अंदर इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है। और देखें सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस इन अपोजिट चार्जेस की वजह से बन जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन की तरफ क्यों नहीं आ जाता, अगर फोर्स प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आता, ठीक है। तो इसके भी अपोजिट एक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, और ये इसको बाहर रखती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचती है, और इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से एक फोर्स बनती है कि ये इसको अंदर नहीं आने देती, और उस फोर्स को जो अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक खास लेवल पे ही रिवॉल्व करता रहता है, और ना ही अंदर आता है और ना ही बाहर जाता है। ये सारी चीज़ें बाद में पता चली थी, लेकिन इस पर हम मुकम्मल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी, ये बात भी हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किस वजह से ही खास लेवल पे ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जी, अच्छा जी, देखें जी कि अभी हमने ये बात की है कि शुरू शुरू में ये समझा जाता था कि एटम जो है मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, सही है। तो यही लास्ट पार्टिकल है जिससे सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं, लेकिन बाद में जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड वगैरह ने ये बात प्रूव की कि बेसिकली ये जो पार्टिकल है ये डिविजिबल है, ठीक है, एटम मज़ीद डिवाइड हो सकता है, तो इसके अंदर से मज़ीद पार्टिकल निकले, ये बात बाद में पता चली। तो और फिर पता है आपको प्रोटॉन, आजकल के लेटेस्ट थ्योरी में तो प्रोटॉन भी कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जैसे लेप्टॉन वगैरह से। तो आज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी मज़ीद डिविजिबल है, लेकिन शुरू में ये बात थी। तो आगे हम यही बात करेंगे कि देखें कि ये जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है, ये किस तरह डिस्कवर हुए। तो लेट्स बिगिन विद, तो तो 18, देखें जी, 1879 की बात है जी कि सर विलियम क्रुक्स, ठीक है, विलियम विलियम क्रुक्स, ठीक है, सर विलियम क्रुक्स ने एक बेसिकली एक डिस्कवरी की जिसे क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, और मतलब वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो डिस्कवरी क्या थी, वो डिस्कवरी थी कि ग्लास एक ट्यूब थी, सही है, जिस लेट्स से दिस वन, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोड, सही है, जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड थे, हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। तो ये इस तरह सही है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब अच्छा, ये जो दो इलेक्ट्रोड है इनको इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रो से वर्ड है, इलेक्ट्रो वर्ड है चार्ज, इलेक्ट्रीफाइड यानी चार्ज। तो ये जो दो प्लेट्स होती हैं, मेटल की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली बैटरी के साथ जुड़ी होती हैं, तो टर्मिनल्स के साथ जुड़ी होती हैं, तो इन पे चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, सही है जी। और नेगेटिव चार्ज को बेसिकली कैथोड कैथोड कहा जाता है, सही है, इस इलेक्ट्रोड को, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास है ना पॉजिटिव चार्ज, इसे नोड कहा जाता है। तो इसमें ना एक बेसिकली ना एक
वैक्यूम पंप जो है वो लगा हुआ था, ठीक है। इसकी वजह, ठीक है, कि इसमें जो दूसरी जो एयर या गैस पार्टिकल्स हैं इसको बिल्कुल वैक्यूएट कर दें और इसको खाली कर दें, ठीक है। उसकी वजह वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि अब देखें कि इसके अंदर ना फिर एक बहुत 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 कम ना, लाइक 0.001 ATM, ठीक है, या एक और ज़ीरो डाल देते हैं, ये लेंगे 0.001 ATM, जो कि एक बहुत लो प्रेशर गैस है, इसमें डाली जाती है। वो गैस कोई भी, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब ATM यूनिट है जी प्रेशर मेजर करने का, तो जिस प्रेशर के अंदर आप एयर प्रेशर के अंदर बैठे हुए हैं तो वो 1 ATM है। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो प्रेशर था ना वो 0.0001 ATM रखा गया, सही है। तो क्यों क्यों इसकी वजह अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखें कि अब जब ये बेसिकली एनर्जाइज होनी है, ठीक है, वो क्या है जी, वो चले आगे बात करेंगे। तो इसके जो पार्टिकल है ना, गैस के पार्टिकल, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाएगी। अगर ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर ये जो ग्लास ट्यूब है इसकी वाल के साथ टकराएंगे और प्रेशर बिल्ड होने की वजह से ये ट्यूब जो है ये ब्रेक हो सकते हैं। इस वजह से इसमें बहुत लो प्रेशर गैस को रखा गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है या क्रूक ट्यूब है, ये सर विलियम ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ना 1879 में जो है वो बनाई थी, और इस पे बड़े सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे, लेकिन डायरेक्टली इस उनके एक्सपेरिमेंट इस तरह कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। तो उसके बाद इसी जो है ना, इसी ट्यूब को यूज़ करके ना, सर विलियम क्रुक की जो मतलब डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको यूज़ करके, तो जे थॉमसन ने ना, जे थॉमसन ने, ठीक है, चलिए इसको रेज कर लेते हैं जी। तो इसी ट्यूब को यूज़ करके जे थॉमसन ने ना 1897 18 चले 1897 1897 में कुछ जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म किया था, और उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की, उसने ऑब्ज़र्व की कि कैथोड से कुछ रेजेस थी जो निकलती थी, और यानी नेगेटिव जो है ना, आपके पास टर्मिनल है जो इलेक्ट्रोड है उधर से निकल के वो किस तरफ जाती थी, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल जिसे कि कैथोड कहते हैं, कैथोड से निकल के नोड की तरफ कुछ रेजेस हैं जो जाती थी, ठीक है। एक उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो जो रेजेस थी ना वो परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द कैथोड, ठीक है। तीसरी जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ये जो रेजेस है ना ये बेसिकली मतलब जब टकराती थी ना ग्लास ट्यूब, ग्लास के साथ, ठीक है, तो राइज करती थी टेम्परेचर, और दूसरी क्या चीज़ है जी, आपके पास ग्लो पैदा करती थी, सही है, ग्लो, यानी रोशनी पैदा करती है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि देखें, ओके, तो जब भी वो इन रेजेस के रास्ते में, ठीक है, कोई ओपेक ओपेक ऑब्जेक्ट, पता है आपको क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से जो है ना पार्टिकल पार आर पार नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी लाइट पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखता था, पीछे जो है ना वो क्या फॉर्म होता था जी, शेडो फॉर्म होता था, ठीक है, शेडो फॉर्म होता था, ठीक है। एक ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। और इसके अलावा जो उसकी मज़ीद ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि देखें कि तो उसने डिफरेंट गैसेस जो है ना वो इसमें बदल बदल के देखी गई हैं। तो वो जो तमाम जो मतलब मटेरियल जो भी बदलता था, गैसेस जो भी बदलता था, उनकी जो EM रेशो, ठीक है, EM रेशो, व्हाट इज़ EM, चार्ज एंड मास रेशो, वो इक्वल साहब की आती है, ठीक है। जिसमें कि जो चार्ज था ना वो था जी आपके पास, यानी -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 -19, ठीक है।
कूलम कूलम चार्ज था, ठीक है। और पता है आपको मैथ्स उसका था, मैथ्स था जी 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, 31 kg, ठीक है। तो जी ये उसकी ना फाइंडिंग थी जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में मतलब की थी, ठीक है। अब देखें जी कि चलें जी इधर लिख भी लेते हैं जे थॉमसन। तो देखें इन सारी जो एक्सपेरिमेंट था, इन जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी, उसने इनसे क्या चीज़ें जो है मतलब कि अहज़ की। तो देखें क्योंकि ये जो है ना रेजेस, ठीक है, तो ये जाती थी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस वजह से उसने कहा ये। और फील्ड के अंदर ना, ठीक है, फील्ड के अंदर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर प्लेट और इधर प्लेट रखी, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव, तो ये बेंड की थी पॉजिटिव की तरफ, जिससे उसने ये मतलब कंक्लूजन निकाला कि ये जो है ना ये नेगेटिव इन नेचर होती है, ठीक है, नेगेटिव इन नेचर होती है, सही है। दूसरी जो है मतलब जो है इसके जो रास्ते में जो शेडो ये बनाते थे ओपैक ऑब्जेक्ट रखने से, तो उससे एक बात इसने की कि ये पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल ही तो ओपैक में से गुजर नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि लाइट के पार्टिकल जैसे फोटोन्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन यानी कह दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बाद जी क्योंकि ये EM रेशियो इसकी कांस्टेंट आई थी जो मटेरियल डिफरेंट चेंज करने से, तो इससे उसने ये भी बात एक जो है वो की कि मतलब जो रिज़ल्ट निकाला कि ये जो पार्टिकल है ना ये सब में पाए जाते हैं, ठीक है, सारे तमाम किस्म के जो मैटर्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, और ये सेम पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव इन नेचर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो जे थॉमसन ने फिर इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी की, फर्स्ट पार्टिकल की। उसके बाद ना जब कोई एक चीज़ इस तरह मतलब उसमें आती है ना, आ, यानी डिस्कवरी में आती है या उस पर थ्योरी जो बनती है, तो फिर बड़े सारे जो साइंटिस्ट है वो अपनी नई नई जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह फिर आपके पास ना गोल्डस्टाइन, ठीक है, गोल्डस्टाइन ने भी इसी तरह का एक जो है एक्सपेरिमेंट दिया था जी, गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये दोनों थे, और ज़्यादातर जो है ना नाम वो रदरफोर्ड का ही लिया जाता है, ठीक है, लेकिन गोल्डस्टाइन भी था इसके साथ। तो ईयर था ये 1917, 1917, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया जी, उसने एक ना यानी आपके पास ना एक अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, तो सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल था, ठीक है, इस तरीके से। तो सूर्य जी हम सूर्य बात कर रहे थे जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे थे जी 1917 में, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था जी, रदरफोर्ड। तो उसने ये चीज़ कैसे डिस्कवर की थी, उसने भी बेसिकली क्रूक ट्यूब जो है उसी को यूज़ किया था, तो उसके अंदर यानी फिर से एक दफ़ा बनाते हैं जी। तो ये ग्लास ट्यूब थी जी, ठीक है, जिसके अंदर दो बेसिकली इलेक्ट्रोड एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, तो इस तरह, ठीक है। तो देखें जी कि एक वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम पम्प, सॉरी, ठीक है, वैक्यूम पम्प, और इसके अंदर बेसिकली 0.0001 ATM प्रेशर की जो गैस है जी वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये जो
कैथोड था ना, ठीक है, लेट्स से दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसे कि एनोड कहते हैं, सही है। तो बेसिकली उसने एक ये जो होता है ना कैथोड, ये परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड कौन सा जी, बेसिकली जिसके अंदर इस तरह के सुराख होते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड लिया था और इसने इसके पीछे वॉल्स पे ना इस तरह जिंक सल्फाइड का कोट जो है वो कर दिया था, जिंक सल्फाइड का, ठीक है। तो क्या वजह जी जिंक सल्फाइड करने की, तो वो परफोरेटेड जो कैथोड है वो लेने की, तो वो भी हम बात करते हैं। तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि उसने ये एक बात नोट की कि इसमें से ना कुछ रेजेस निकली, ठीक है, किस में से निकली जी, एनोड में से निकली थी, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड में से निकली थी और किस तरफ गई थी, मतलब देखें ये भी बात क्लियर करते हैं, पॉजिटिव जो नोड है ना उधर से निकली नहीं थी, ऐसा फील होता था जैसे उधर से निकले, लेकिन बाद में इस बात को क्लियर करते हैं। तो गई किधर थी, नेगेटिव जो टर्मिनल है, सॉरी टर्मिनल कह रहा हूँ जी, इलेक्ट्रोड की तरफ गई थी, ठीक है। तो इस तरह उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ये जो है ना इसकी नेचर क्या है, पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। और ये ग्लो नहीं थी करती, तो उसको कैसे पता चला, ये रेजेस गुजरी थी, तो इसी वजह से उसने ना परफोरेटेड जो है ना वो जो वो आपके पास इलेक्ट्रोड है ना वो यूज़ किया था। तो ये रेजेस इधर से निकल के ना कुछ इसके साथ टकरा के ना इन्होंने ग्लो पैदा किया था, जिससे पता चला था ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। उसी ग्लो की वजह से जिंक सल्फाइड पे ये पड़ा, तो उसको उसने आयनाइज करके उसका कलर जो है वो चेंज किया और एक ग्लो पैदा हुआ, ठीक है। इसी वजह से इसकी नेचर का पता चला, और जब इसके गिर्द वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया गया, ठीक है, तो ये जो है ये नेगेटिव की तरफ जो है बेंड की थी, जिससे इसकी नेचर का पता चला कि ये बेसिकली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके अलावा उसने क्या बात की थी, जो इसकी ई एम रेशो ली थी ना उसने, ई एम रेशो, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं थे आई, और वो यानी इक्वल नहीं सी आई, नहीं थी आई, मुराद क्या है कि जैसे जैसे वो मैस चेंज करता था ना, यानी मैस सॉरी मैटर चेंज करता था या गैस चेंज करता था ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, सही है। जो इस पे बेसिकली जो चार्ज था, तो जो थी ना मतलब ई एम रेशो जो थी इसकी, मतलब जो अ, यानी एनोड रेज भी कहलाती हैं कि नॉन रेज भी कहलाती हैं, ठीक है। तो ई एम रेशो डिफरेंट जो गैसेस थी उसकी डिफरेंट आई थी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये क्या है कि लेट से आप देखिए जी, ये मैंने बात भी की थी कि ये नोड से निकलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस वक्त तो ये बातें नहीं थी पता, लेकिन बाद में ये बातें पता चली कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर इधर से ना जो ये वाली प्लेट थी जिसे कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इधर से ना थर्मियोनिक इमिशन, और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मेटल से जब वो मतलब हीट की वजह से बाहर निकलता है तो उसे थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। तो वो थर्मियोनिक इमिशन थी, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस में आते हैं सारे, ठीक है, और उन्हीं ने फिर कैथोड रेज बनाई थी, और फिर उससे ही पता चला था कि ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है। पहले तो पता नहीं था ना, सही है। तो वो बेसिकली फिर जो उधर जो आपने चैम्बर में जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ओ और फिर उनके इलेक्ट्रॉन के साथ लेट्स से आपने और यही वजह है कि आप बड़ी लो प्रेशर की जो गैस है ना उसमें रखते हैं, कि उसमें जो कोलिजन्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से आपके पास जो हीलियम हीलियम गैस है, ठीक है, तो हीलियम का आपको जी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं, सही है। तो अब ये जो थर्मियोनिक इमिशन से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, और जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही थे, तो वो टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं इन इलेक्ट्रॉन के साथ, और दोनों पे सेम चार्जेस होने की वजह ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो आपके पास है ना ये जो इसका ऑर्बिट है इधर से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो एनोड की तरफ चले जाता है, और इस तरह डिस्कवर हुआ था जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखें बाकी जो पार्ट बचा है ना, ये बेसिकली सारे प्रोटॉन तो नहीं है, ठीक है, मुमकिन है जी सारे प्रोटॉन भी हो, लेकिन लेट से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो लेस इलेक्ट्रॉन है, लेस लेस नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पे नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली
यही वो एनोड रेज में यही वो यानी पार्टिकल था जो रेजेस की शक्ल में इधर से निकल के इधर इसके साथ टकराया और इसके साथ उसने आयोनाइजेशन इसे किया और ग्लो पैदा हुआ और इसी को जो रदरफोर्ड है उसने यानी प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे नोड से नहीं निकलती, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती करती थी कि अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसमें अभी हमने बात की दो प्रोटॉन थे, तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो उसी कोलिजन की वजह से बेसिकली निकल गया इलेक्ट्रॉन और बाकी के बचा एक प्रोटॉन बचा, ठीक है। तो ये जो एक प्रोटॉन है इसका तो मैस आपको पता है कम होगा और इस पे चार्ज भी कम होगा, ठीक है। और ये दो प्रोटॉन है तो इसमें यानी इसकी ईएम रेशियो जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है गैस का, तो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। बाद में फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में जो इस पे चार्ज होता है जी, एक पार्टिकल पे जो चार्ज है वो भी बेसिकली पता चला और वो इक्वल होता है जी। शुरू में बात की है ना कि जितना इलेक्ट्रिक चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था ना वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। और बाद में इसका जो मैस है ना वो भी पता चला जो कि कितना था 1.637 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg, ठीक है। जो कि जो कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है ना उससे 1836 टाइम्स जो है वो ग्रेटर मैस है जी इसका प्रोटॉन का। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन का मैस है ना वो निग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन के मैस के हिसाब से 1800 टाइम जो है वो लेस मैसिव है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह यानी हमारे पास जो है ना बेसिकली जो आपके पास प्रोटॉन है वो इस तरह डिस्कवर हुई, ठीक है, 1917। तो अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जी देखें जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो देखें बात इस तरह थी कि जब प्रोटॉन और देखें जी इलेक्ट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर हुए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने तमाम एटम की जो है ना मैस स्पेक्ट्रोमीटर से मतलब जो मैस की रेशो निकाली ना वो अभी भी यानी पूरे नहीं दिखा रहे एक एटम के मैस को ना। तो यानी आप देखें ना कि आपके बैग में अगर कुछ मैस है, ठीक है, तो वो लेट से 10 kg जो है वो टोटल मैस है बैग का, ठीक है। आप अगर 7 kg तो डिस्कवर कर लेते हैं चीज़ें, तो बाकी कोई ना कोई चीज़ तो है ना बैग में। तो यही वो हिसाब था जी कि आपके पास जो है ना एटम उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस जो है वो देखने के बाद भी कोई ना कोई उसका मैस आ रहा था। तो लेकिन उस पे ना देखें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट के अंदर फिर ये रेस लगी कि अब कौन सा पार्टिकल है जो बेसिकली इसके मैस को बना रहा है, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स है ना वो स्टार्ट हो गए। तो 1932 में ना 1932 में जेम्स 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 चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने ना 1932 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया जी देखें, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एंड व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल, सही है, अभी बात करते हैं जी अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो हीलियम आपको अभी मैंने बताया जी, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, सही है, और दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उन इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल दिया जाए तो आपके पास हीलियम की न्यूक्लियाई बचती है, ठीक है। वही हमारे पास क्या कहलाता है जी अल्फा पार्टिकल, जिस पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। वो सोर्स था और लेट्स से दिस, ठीक है। तो ये इसने बम्बार्ड करवाया, किसके ऊपर बम्बार्ड करवाया जी, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम की एक शीट थी उसके ऊपर इसने इसको बम्बार्ड करवाया, ठीक है। तो
इसमें से ना कुछ पार्टिकल जो है वो निकले, ठीक है, और इन्हें उसने इन पार्टिकल के गिरना इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर रखी, ठीक है। लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द सॉरी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव सही है। तो यानी हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसने हीलियम का जो मैंने अभी बताया जी न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल, जिसका कि मैंने आपको बताया जी 2 and 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर इज़ 4, ठीक है। एंड बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम 9, सॉरी इसमें ना हमने गलती की है जी के, तो आपके पास था नहीं, ठीक है। तो 4 और 2 लिख लेते हैं, सही हो गया। तो इसी तरह 9 और आपके पास जी 4, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है और मास नंबर इसका 9 होता है, ठीक है। तो बना क्या उसके पास, तो उसके पास जो प्रोडक्ट आई थी वो थी एक न्यूट्रल पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, 0, लेकिन इसका मास 1 है, ठीक है। तो यानी और दूसरी क्या है उसके पास चीज़ आई थी जी, कार्बन, कार्बन जो कि 12 होते हैं, ठीक है। एंड देखिए 4 और 2 6 एंड 9 और 4 13 होता है, एक पार्टिकल निकल गया तो 12, यानी कार्बन एलिमेंट बना था उससे, और एक एक ऐसा पार्टिकल निकला था जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसने फिर वही फील्ड जो आके देखा तो ना ही वो नेगेटिव की तरफ बेंड हुआ और ना ही वो पॉजिटिव की तरफ, जिससे उसने इस बात का अंदाजा लगाया कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह यानी जो एटम का मास है ना वो पूरा हो गया इस पार्टिकल के डिस्कवर होने से, यानी इस पे अब कोई चार्ज नहीं था, इसी वजह से ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से वर्ड है जी न्यूट्रॉन। तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं ना तो ठीक है, तो चार्ज था इस पे 0, और मैस इसका भला कितना था, मैस, ठीक है, तो मैस था इसका नियर टू प्रोटॉन ही था, तो स्लाइटली थोड़ा सा हैवियर था प्रोटॉन से, लेकिन हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन की तरह ही था, 1.67 था, 75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻के जी। तो ये इसका मैथ था, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था तो ये जो पार्टिकल है ना ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, और पेनिट्रेटिंग से मुराद क्या है, ये बेसिकली बड़े सारे मटेरियल में से पास ऑन हो जाते हैं, पेपर, इवन लेड में से भी, ठीक है। अगर हम इसको बम्बार्ड करवाते हैं तो ये इसमें से भी आर पार हो जाता है, ये इसकी नेचर थी। तो इस तरह यानी 3 जो पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो जो है डिस्कवर हो गए थे हमारे। तो आगे हम चलते हैं जी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ चलते हैं, ठीक है। जब साइंटिस्ट को इस बात का पता चला कि बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो जब डिस्कवर हुए तो उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि बेसिकली जो है ना एटम का स्ट्रक्चर वो कैसा नज़र आता है, ठीक है। तो जब जो रदरफोर्ड जे थॉमसन है, सॉरी, ठीक है, जब उसने इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन जो डिस्कवर किए ना, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था ना जे थॉमसन की तरफ से, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, तो वो कैसे, वो मॉडल को क्या कहा गया, उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, सबसे पहला जो मॉडल है ना प्लम पुडिंग, ठीक है, पुडिंग मॉडल। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि देखें कि कोई एटम कुछ इस तरह का है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, और दरमियान में जो है ना जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इस तरह बीड्स की शक्ल में यानी उसमें होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम प्लम पुडिंग, यानी आप पुडिंग पता है ना, कोई भी आपके पास यानी पेस्ट्री लाइक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं केक टाइप, तो ये इस तरह का मॉडल था। तो उसने जो सबसे पहले दिया था इसी वजह से इसे प्लम पुडिंग जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। अ, लेकिन इसमें बड़े सारे डिफेक्ट थे, ये ऐसी बात नहीं थी, जो बाद में रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर ना यानी एक्सपेरिमेंट करके ना तो इस बात को सही किया। तो अब हम इसी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने जो बेसिकली बताया था उसकी बात करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी हम, ठीक है।
तो देखें जी, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर ना 1911 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा था जी? तो उसने क्या किया था इस तरह की ना, ठीक है, एक फाइल ली थी जिसके ऊपर उसने चारों तरफ कह लें या इस तरह सारा हर जगह पे उसने क्या लगा दिया था, उसने जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, ठीक है। और दरम्यान में ना एक फाइल रखी थी, गोल्ड फाइल, ठीक है, गोल्ड गोल्ड फाइल। तो इस पे उसने अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए थे, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इधर रखा, ठीक है, बम्बार्ड करवाए। और उसने ना एक यानी कुछ जो है ना फाइंडिंग, कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी जी? तो सबसे पहले उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि बेसिकली बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं ना, वो गोल्ड फाइल में से ना पास हो गया। अब देखें कि मतलब सीधे पास हो गए, ठीक है। उसको इसका कैसे अंदाज़ा हुआ है? उसने जिंक सल्फाइड इसीलिए लगाया था कि आयोनाइजेशन उधर हो जाए, ये जो है अपना अल्फ़ा पार्टिकल ये आयोनाइज कर दें उसको, और एक ग्लो पैदा होगा, जिससे उसको पता चला कि बहुत सारे जो है ना पार्टिकल वो डायरेक्टली सीधा ही पास हो गए, ठीक है। अब बहुत कम जो है ना वो बेसिकली बेंड किए, ठीक है, यानी डेविएट किए। तो मतलब ये अगर हम देखें, बड़े सारे जो पार्टिकल थे ना वो ऐसे सीधे 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 ही पास ऑन हो रहे थे। और बड़े सारे जो एक यानी थोड़े पार्टिकल हैं जो इस तरह बैंड किए, वो बहुत बहुत रेयरली चांस थे जो बिल्कुल 90 डिग्री में बैंड कर गए, ठीक है, बैंड कर गए, इस तरह बैंड कर गए, सही है। तो वो कितने थे जी? 1/20,000 जो पार्टिकल थे ना, वो मतलब डिफ्लेक्ट किए, टोटली डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। तो इस जो एक्सपेरिमेंट है ना, तो उससे उसने कुछ जो है ना अपनी जो कंक्लूजन है वो बताए, ठीक है, कंक्लूजन्स। तो वो कंक्लूजन्स क्या थे? वो कंक्लूजन थे जी के सबसे पहले कि देखें, जो बहुत सारे जो पार्टिकल है ना वो मतलब ऐसे डायरेक्टली पास कर गए। तो इससे एक बात समझ आती है कि जो है ना आपके पास जो यानी आपके पास जो एटम होता है, ठीक है, उसने कौन सा एटम यूज़ किया था जी? गोल्ड फाइल यूज़ की थी, गोल्ड के एटम थे। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा उसकी जो स्पेस है ना वो ऐसे खाली है, ठीक है। तो वो यानी इसी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ना वो उन स्पेस से सीधा ही मूव ऑन हो गए, पास कर गए, ठीक है। तो उसने ये बात की कि एटम की जो ज़्यादातर स्पेस है ना, अ, जो ज़्यादातर स्पेस है वो क्या है? मतलब एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है, ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। और उसने जो दूसरी बात मतलब ऑब्ज़र्व की ना, ठीक है, वो ये थी कि इसका ना सेंटर जो है ना, ठीक है, अ, यानी सेंटर में ना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे उसे पता चला? क्योंकि वो अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को यानी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी वजह से यानी जो है ना उसने रिपेल करवाया उसको, और वो यानी 90 डिग्री पे बेंड हो गया अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो उसको उसने इस बात से ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो है ना प्रोटॉन वो सेंटर के अंदर है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि जो सेंटर है ना, ठीक है, वो बहुत एक स्मॉल एरिया, ठीक है, बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एटम। तो एटम में ज़्यादातर जो है ना वो वैसे स्पेस फ्री होती है, और सेंटर जो है वो बहुत एक स्मॉल एरिया, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी प्रोटॉन उस पे होते हैं, ठीक है। तीसरी चौथी बात उसने क्या मतलब इस बात से की कि देखें कि स्मॉल तो है, लेकिन अ, अब इधर ही लिख लेते हैं जी, डेंस भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब जो है ना डिफ्लेक्शन वो 90 डिग्री पे यानी जो है ना वो आप यानी
बेंड हुआ था, इस वजह से इस बात से हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब आपके पास डेंस पार्ट है, ठीक है। और देखें कि यानी ये तो बात हो चुकी है, ठीक है। तो सेंटर को उसने क्या बोला था, न्यूक्लियस, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था कि प्रोटॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। तो देखें जी, ये तो थे जी इसके कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन इसके ना जो थे ना, मतलब थोड़े से ना ड्रॉबैक भी थे इसकी जो थ्योरी थी ना, एटॉमिक थ्योरी, उसमें क्या ड्रॉबैक, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक ये थे जी कि देखें कि इसने कहा था जी कि मतलब जो है ना, मतलब जो इसके गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं वो एटम ऐसे ना सिर्फ यानी स्पायरल होता है, स्पायरल, ठीक है। स्पायरल से क्या मुराद है, इस तरीके से इसके पाथ होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है, वो इस पे ट्रैवल करते 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 सेंटर में आके कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात थी। तो क्लासिकल जो इसमें साइंटिस्ट है उनके मुताबिक ये जो बात है ये डिफेक्टिव थी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाते हैं तो मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, तो मैटर भी तो की एग्जिस्टेंस भी तो नहीं रही ना, ठीक है। तो ये बात इस वजह से ठीक नहीं थी इसकी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर ये अपना जो शेल है ये प्रॉपर चेंज कर रहा है, एक शेल से दूसरी शेल में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, तो इसे ज़रूर एनर्जी जो है ना वो रेडिएट करनी है, इसे निकालनी है, ठीक है। और एक लाइट स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम चेक किया गया तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम था, जिससे ये बात मतलब वाज़ह हुई कि ये अपनी जो है ना शेल जो है वो चेंज नहीं करता, एनर्जी लेवल चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये इसमें डिफेक्ट थे इसकी जो थ्योरी थी। अदरवाइज़ इसको इसने जो है ना बेसिक बात जो है, सबसे पहले पहले तो एक प्लम पुडिंग मॉडल तो एक टोटली एक रॉन्ग कंसेप्शन था, ठीक है। इसने काफ़ी एक नई चीज़ पहली दफ़ा और काफ़ी करीब दर एक चीज़ दी थी, इसी वजह से इसे नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला। फिर इसी का ना एक शागिर्द था जी जिसे बोर्स कहते हैं, ठीक है। तो बोर्स ने एक इसी डिफेक्ट को सही करते हुए एक जो है मॉडल पेश किया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जी बोर्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो नील बोहर था जी, ठीक है, बोहर एटॉमिक थ्योरी। 1913 में, ठीक है। इसने ये मॉडल पेश किया था जिसके मुताबिक इसने कहा था कि जो है ना देखें जी, जो यानी आपके पास लेट्स से दिस इज दी न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एक हास रेडियस के साथ जो है सेंटर से फासले पे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी, ठीक है, ये इसकी पहली जो प्रपोज इसने किया था जी, वो थ्योरी थी जी, सबसे पहले एक खास रेडियस में ये जो है करते हैं जी, इसको ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या था जी कि इसका जो ऑर्बिट है ना वो फिक्स होता है। अ, तो एक खास इनका क्वांटम नंबर होता है, ठीक है जी, यानी इनका जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिक्स्ड शेल्स होते हैं जिनमें ये जो है ना रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं जी, फिक्स क्वांटम नंबर, फिक्स पाथ पे ये यानी ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। ये फिक्स पाथ है, एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, सही हो गया। तो अब जी यानी एक खास रेडियस, एक खास फासला होता है इनका इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सेंटर, एंड द पाथ इज आल्सो फिक्स, ठीक है। एंड दीज पाथ आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो इसी तरह जी देखें कि इसने एक और बात कही थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना, ठीक है, वो अगर अपना कोई पाथ है उसको बदलता है, एनर्जी लेवल बदलता है, ठीक है। तो अगर तो लेट्स से एक दो बात और कर लेते हैं जी, ठीक है।
तो इस तरह ये एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, ये एनर्जी लेवल हैं। तो अब देखें जी, जो न्यूक्लियस के पास जो लेवल है ना, ये E1 कर लेते हैं, ये E2 कर लेते हैं और ये E3 कर लेते हैं, ठीक है। तो E1 जो है ना, E1 इज स्मॉलर देन दी E2 एंड E2 इज स्मॉलर देन, मतलब कम एनर्जी लेवल है जी, कम एनर्जी है इसकी, इसकी ज़्यादा एनर्जी है, और E3 की उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। तो आउटर शेल जो है इनकी एनर्जी जो है वो इनर शेल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब यही बात थी जो इसने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो यानी E3 से E2 में जाएगा, तो क्योंकि इसकी एनर्जी इधर ज़्यादा है तो इसे अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी क्या करेगा जी, रेडिएट करेगा, ठीक है। और स्पेक्ट्रम के ऊपर इसको देखा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये अपनी जो है ना फिक्स्ड ऑर्बिट को जारी रखेगा, सही है। तो इसी तरह अगर कोई नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे आएगा तो ये जो है इसे एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी जब भी कोई अपना फिक्स पाथ मतलब चेंज करेगा तो उसे एनर्जी की यहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी या वो निकालेगा, यानी चेंज इन एनर्जी होगी, ठीक है। और वो जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, वो इक्वल है NH। सॉरी जी, चेंज इन एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारे पास एज जो कि प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू, ठीक है, इसके इक्वल होती है। यानी चेंज इन एनर्जी से क्या मुराद है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा तो वो जो एनर्जी में चेंज आएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड द प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल्स पर जूल सेकंड, ठीक है। तो ये वो बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट है। और इस म्यू से मुराद क्या जी, देखें कि जो आपके पास ना फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस तरह आप एनर्जी को चेंज, जो एनर्जी में चेंज आता है उसका पता आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखें बेसिकली मोमेंटम ऑफ, अगर बात करें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम से क्या मुराद है, जो सर्कुलर पाथ में जो एक खास एंगल के हिसाब से मोमेंटम की बात होती है, तो वो क्या है जी, mv। और हाँ ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वो इक्वल है जी, ठीक है, एच फिर वही जी हमारे पास यानी प्लैंक कांस्टेंट और 2 पाई। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं, अगर एन तो एनर्जी लेवल को एन भी कहते हैं, यानी ये आपके पास N1 है, ये N2 है, ठीक है, और ये N3 है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम भी पता कर सकते हैं। ओवरऑल जी बोर्स ने जो है उसके जो डिफेक्ट थे जी उस पर काम किया, ठीक है। जो रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे, तो उसने ये बात भी की कि अगर एनर्जी लेवल को चेंज करेगा या तो बड़े से छोटे की तरफ जब एनर्जी लेवल चेंज करेगा तो एनर्जी निकलेगी, एमिट होगी, और अगर छोटे से बड़े की तरफ आएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और वो जो चेंज इन एनर्जी है वो इसके बराबर है जी, ठीक है। और अगर स्पीड आपने मोमेंटम आपने पता करना हो तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो है मोमेंटम पता कर सकते हैं, ठीक है।